नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों बहनों, आज हम कार्यक्रम लेकर आए हैं आप सबके लिए आधी आबादी की आवाज। और आधी आबादी की आवाज में एक ऐसी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अरसे तक बस्तियों की, झुग्गी झोपड़ियों की महिलाओं के बीच में काम किया है। और निर्भया कांड जिस शहर में हुआ था, जिसने पूरे देश को आंदोलित किया था, उद्वेलित किया था, उस शहर से उनका ताल्लुक है। दिल्ली में वो रहती हैं। पुष्पा पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पुष्पा आरटीआई करके लोकप्रिय हैं। उनका भले ही फेसबुक पेज हो या जहां भी वो जानी जाती हैं तो पुष्पा आरटीआई नाम से जानी जाती हैं। आरटीआई वो क्यों अपने पीछे, लोगों ने उनके पीछे आरटीआई नाम लगा दिया, क्यों उनकी पहचान आरटीआई के नाम से पड़ी, इस पर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने आरटीआई को लेकर क्या क्या मूवमेंट्स उन्होंने किए हैं। तो आज हम बेसिकली महिला मुद्दों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नजदीक है। तो हम चाहते हैं कि इस बहाने एक विमर्शों की एक श्रृंखला पूरी तैयार हो, महिला के तमाम सारे एस्पेक्ट्स पर बात हो। तो पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आई हैं दिल्ली से यहाँ पर, अभी तो आप पहाड़ से आ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सबको नमस्कार जी। पुष्पा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है तो थोड़ा सा गहमा गहमी हो जाती है, थोड़ा हमारा भी मन थोड़ा रोमानियत से भर उठता है कि कुछ विमर्श करें महिला मुद्दों पर, कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आएँ जो हमारी बिल्कुल तमाम सारी जो हमारी गृहिणियाँ हैं, घरेलू महिलाएं हैं, जो अपने घर तक सीमित हैं, अपने बच्चों तक सीमित हो चुकी हैं, उनको भी कभी थोड़ा सा इन प्रोग्राम्स के बहाने हम थोड़ा जगाएं, मतलब उनकी घंटी दिमाग की बजाएं कि सोचो कुछ। आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी बहनें हैं, तो मैं चाहती कि उन सब के लिए प्रोग्राम हो। तो क्या दिल्ली में आपका पूरा बचपन बीता है और पूरा मतलब पूरा उम्र, आपकी आधी उम्र जो भी अभी तक हुई है वो वहाँ पर बीती है। तो दिल्ली की निर्भया कांड इतना बड़ा वहाँ पर हुआ था, क्या क्या कैसा है दिल्ली, अगर हम कहें महिलाओं के लिए कितना महफूज है दिल्ली? महिलाओं की बात करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है फिलहाल। और दिल्ली तो इतना आप कह सकते हैं कि इतना भीड़ भाड़ वाला और इतनी जनसंख्या वाला शहर है, जहाँ पर खास तौर से वो महिलाओं की बात करूंगी जो बहुत ही गरीब तबके से, बस्तियों से, और क्योंकि मेरा ताल्लुक उनके साथ ज़्यादा रहा है, वो तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्योंकि घर में भी उनके साथ में बहुत सारी हिंसाएं होती हैं, क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं उनके खास तौर से नशा करने वाले लोग होते हैं, और अगर औरतें कमा के भी ला रही हैं तो भी उससे छीन के ले जाते हैं। तो हिंसा तो उनके साथ घर से शुरू हो जाती है। और अगर वो फिर घर से निकल कहीं डोमेस्टिक वर्कर, जिनको खास तौर से घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए वो लोग जाती हैं, तो वहाँ भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि महिलाएं सुरक्षित तो हैं ही नहीं। और इसलिए महिलाओं को थोड़ा ताकतवर होना जरूरी है, कि जिससे वो कम से कम अपनी सुरक्षा खुद कर सके। क्योंकि प्रशासन तो इन सारी चीज़ों पे कुछ बात करने को तैयार नहीं है, बार बार आवाज़ें उठाने के बावजूद भी नहीं होता है। क्योंकि महिला दिवस, जैसी अभी आप कह रहे थे महिला दिवस आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम महिला दिवस मनाते हैं और मैं कम्युनिटी में जाके औरतों को बोलती चलिए हम उसमें शामिल होते हैं, कुछ सीखते हैं, तो घर में पति मारा हुआ होता है, मारते हैं उनको, और उसके बाद वो रो रही होती है। तो मेरे को लगता है किस बात का महिला दिवस, जब तक सारी महिला सुरक्षित नहीं और सशक्त नहीं है तब तक महिला दिवस कैसा महिला दिवस। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि इसीलिए ही महिला दिवस है कि हम उनकी बात करें, उनको सशक्त करें और उनको जिस तरीके से हो सकता है उनको ताकतवर बनाएं। तो आपने इतना काम किया उस तबके की महिलाओं के बीच में, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि क्या क्या झेलती हैं वो। घरेलू हिंसा झेल रही हैं, उसके बाद जहाँ काम करती हैं अपने कार्यस्थल पे शोषण झेलती हैं, थोड़ा सा उनकी जिंदगी के बारे में चाहती हूँ कि और विस्तार से बताएं। खास तौर से ये जिन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, ये प्रवासी लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, शहर के, क्योंकि दिल्ली शहर में कोई भी किसी का अपना शहर नहीं है। दिल्ली शहर में सभी लोग बाहर से आए हैं। और इन महिलाओं की, इन लोगों की बात करूं तो मैं जिन बस्तियों में काम करती हूँ, खास तौर से यूपी और बिहार से ज़्यादातर लोग शहर में आए हैं। उत्तराखंड से भी बहुत लोग शहर में हैं। तो जब वो शहर में आते हैं तो क्योंकि रोजगार की तलाश में सब लोग शहर में आ रहे हैं, और रोजगार की तलाश में जब आते हैं तो रोजगार उस लेवल का तो मिलता नहीं है, तो मजदूरी ही करते हैं। मजदूरी इतनी नहीं होती कि वो आप लोग घर बना सकें और वैसे रह सकें। तो खाने के लिए 2 जून की रोटी तो इकट्ठी हो जाएगी, कभी कभी उनको भी भूखा रहना पड़ता है।
तो घर के नाम पे वो शहर के अंदर में छोटे छोटे से स्लम्स हैं बड़े बड़े, और उनमें घर होते हैं 8x8 के। ओहो। आप सोच सकती हैं, उसी में पूरा फैमिली रहता है और उसमें बच्चे रहते हैं, वहाँ क्या पढ़ेंगे क्या, आप देख लीजिए। मतलब मैं ये जो बता रही हूँ कि बहुत ही छोटा घर होता है और आसपास इतनी घिचपिच होती है कि जिसे आप मतलब एक दरवाजा खुलेगा दूसरे से टकराएगा। तो इस तरह के माहौल में वो रहती हैं और वहाँ पर भी सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि जो एजुकेशन है वहाँ पर उस लेवल का नहीं है, तो महिलाएं भी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो काफ़ी सारा उनके साथ में मिसबिहेव वगैरह होता है, और जिसकी वजह से वे लोग उसका सामना नहीं कर पाती हैं। और कई बार तो होता है उनको इस तरह से दबा दिया जाए कि आपको आवाज़ ही नहीं उठानी है, इस चुपचाप आप साइलेंट रहिए, और क्योंकि आपके साथ जो हुआ है सब महिला के साथ हुआ है, आपके साथ अनोखा थोड़ी हुआ है, तो इसलिए घर की इज्जत नहीं जानी चाहिए, बस्ती का नाम नहीं खराब होना चाहिए, तो इसलिए आप इसको चुपचाप सहन कर लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, और जाकर अगर वो थाने में चली भी जाए, कंप्लेंट भी कर दे, तो पुलिस वाले उनको नहीं जगह देते हैं, झुग्गी वाले हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो जाती है। हस्बैंड की शिकायत करने जाएगी तो पति पत्नी का तो झगड़ा है, आपको जाओ वापस घर में, पति पत्नी साथ में रहो, इस तरीके से उसको फिर वापस भेज दिया। मतलब शासन प्रशासन भी नहीं है उनके। आपको लगता है कि जो पुलिस है, जो पूरा महकमा जो सुरक्षा के लिए तैनात होना चाहिए था महिला की, वो बिल्कुल भी असंवेदनशील है, आपका ये कहना है? बिल्कुल वो अप्रोच ही नहीं है उनकी कि वो महिला का फेवर लें। हाँ। मतलब वो उसी पैट्रियार्कल सोसाइटी, उसी पितृसत्तात्मक सोच से वो घिरे पड़े हैं कि महिला है, झगड़ा है, पति तो मारता ही है, एक थप्पड़ मार दिया तो क्या बस क्या हो गया? यही तो बड़ा मतलब अफसोस भी होता है, दुख लगता है, और मतलब ये जो पूरा जो पूरा समाज का एक कैरेक्टर है जिसमें महिला को फिट करा गया है, उसको सिर्फ इसलिए फिट करा गया कि भाई जो हम कहेंगे आपको वो मानना है, चाहे वो कोई भी बात हो। तो इस तरीके की चीज़ें में उन बस्तियों में काम करना और उन लोगों से बात करना, जब मैं काम करती हूँ महिलाओं के साथ में, और जब उनके हस्बैंड को पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही, तो फिर और ज़्यादा वो मेरे खिलाफ भी होते हैं कि हमारी औरतों को भड़का रही हो, ये कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो महिलाएं जहाँ काम करती हैं घरों में, क्या उनकी यूनियन वगैरह बनी है कामकाजी महिलाओं की? अभी तक डोमेस्टिक वर्कर जो महिलाएं हैं इनके लिए अभी तक नहीं हुआ, संघर्ष चल रहा है। दिल्ली शहर में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको काम ही नहीं माना जाता है शहर में, इसको काम ही नहीं माना जाता है। भाई जा रही है ठीक है, अगर उनका यूनियन होता तो उनको कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिलता ना। बिल्कुल। तो एक घर में काम कर रही है, वो कम से कम 5-6 घरों में काम करती है, तब महीने में 5-6 हज़ार रुपया उसको मिलता होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे बाकी शोषण वाली उस तरह की चीजें भी होती होंगी। कई बार हाँ होती है, और वो बोलती नहीं है उस बारे में, क्योंकि उनका काम छिन जाएगा। हाँ काम छिन जाएगा, फिर क्या खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड तो काम करते ही नहीं है। कई बार तो ऐसे होते हैं कि वो दिन भर ताश खेल रहे हैं या फिर वो नशा कर रहे हैं, उसमें ही रहते हैं। मतलब औरत होने के नाते उसकी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां बन जाती हैं, घर भी उसी को चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, और काम भी करना है, और पति को भी देखना है। पति के ताने भी, काम करने के बावजूद उसे मार खानी है। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों का क्या हाल होगा वहाँ पर, ऐसे घरों में क्या करते होंगे वो बच्चे, कैसा बचपन होता होगा उनका, स्कूलिंग मतलब कहाँ, स्कूलिंग भी कहाँ हो पाती होगी उनकी? नहीं हो मतलब स्कूल भी जाएंगे तो, क्योंकि दिल्ली शहर में जो स्कूल की अभी बहुत बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई हमने हैप्पीनेस क्लासेस चला दी हैं और ये कर दी, स्कूल को इम्प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप कम्युनिटी के बीच में जाएंगे जहाँ स्कूल हैं, वहाँ स्कूल भी ऐसे ही हैं, टीचर्स भी मतलब इतने असभ्यता से बोलते हैं, अभद्रता से गालियों का प्रयोग करते हैं। बच्चे सीखेंगे क्या, बच्चे स्कूल जाएंगे क्यों? जब नहीं, अभी जो लेटेस्ट जो स्कूलों की बात हो रही है, तो क्या सारी जगह अच्छे स्कूल नहीं बने हैं? नहीं, तो मैं अभी मतलब बस्तियों के बीच के जो स्कूल हैं वो वैसे ही हैं, उनमें कोई भी सुधार नहीं है। बच्चे उसी तरीके से 2 टाइम का मिड डे मील, मतलब 1 टाइम का मिड डे मील मिल जाता है बच्चों को वहाँ पर खाने के लिए, पूरा समय उसी में जाता है। मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करूँ तो उसमें सिर्फ खाना बांटने में समय जाता है, और बच्चों को मिलता है क्या वहाँ? कुछ नहीं। और हम तो बार बार शिक्षा में ये बात उठाते हैं ना कि भाई पड़ोस का स्कूल हो तो बच्चे को, और बच्चे के लिए रचनात्मक चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर, जिससे बच्चे को अच्छा लगे, उसमें खेल खेल में सीखे। वहाँ कौन सिखाएगा उनको? जाओ अटेंडेंस भरो, क्योंकि वहाँ पर एक लॉयर हैं, वो कहते हैं अरे क्या हो गया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, अरे स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, सबको बच्चों को ठूस दो, दीवारें टूट जाएंगी तो क्या हो जाएगा?
तब जाके नया स्कूल बनेगा। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं कहती हूँ कि कम से कम पहले व्यवस्था हो, बच्चे स्कूल के अंदर उनको माहौल मिले पढ़ाई की, तभी तो बच्चे जाएंगे। बिल्कुल और उसमें कुछ मिलता नहीं है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और माएँ जब काम पे चली जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी बच्ची के स्कूल छुड़ा के, और वो बच्चे की देखभाल करती है, तो शिक्षा तो वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ही बुरा हाल है इन तमाम बस्तियों का, जिसमें तमाम प्रवासी लोग आकर शहर के जो रीढ़ होते हैं, बिल्कुल। अगर वो घरों को चले जाएं लौट के, तो मुझे लगता है कि सारे निर्माण कार्य, जितने भी जो कंस्ट्रक्शन के काम है, वो अटके पड़ जाएंगे, है ना। मजदूर है तो शहर है, मैं यही मानती हूँ। बिल्कुल मजदूर है तो बिल्कुल। शहर है। और मजदूर क्या नहीं करता, रिक्शा चलाता है, आपको घर तक पहुंचाता है, रेडी से सब्जी आपके घर पहुंचाता है ना, आपका घर का निर्माण करता है, आपके घर में वो खाना बना रहे हैं, आपके घर के कपड़े धो रहे हैं, सारा काम उन्हीं से होता है। आप अपने टॉयलेट से साफ करने से लेकर आपके घर के निर्माण तक का सारा काम उन्हीं से होता है, और उन्हीं का ही शोषण होता है। उसके अलावा जो तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, हाँ, उसमें बड़े पैमाने पर लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमको नहीं पता कि ये जो पेंसिल बन रही है, ये जो कॉपियां बन हाँ, रही हैं, बिल्कुल। ये सब कहाँ बन रहे होते हैं। हम चूड़ियां पहनते हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे उन चूड़ियों को बनाने में लगे हाँ, रहते नग हैं। लगाने, वो बस्तियों में काम होता है इस हाँ, तरह ये का। सब और इस तरह का सारा काम जो है हाँ, वो उन कम्युनिटीज बस्तियों में में होता है, हाँ। जो सबसे जो जोखिम भरा काम है, घातक काम है जो। हाँ, मैं बताऊं आपको, आजकल जैसे सर्दियों के दिन है, तो आजकल जो हरा वाला चना होता है ना, उसको छोलिया बोला जाता है। बेसिकली वो छिला हुआ जो आपको मार्केट में मिलता है, वो उन बस्तियों में आता है छिलने के लिए। औरतें ट्रक से 5 किलो को एक धड़ी बोला जाता है बेसिकली, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 2 धड़ी 3 धड़ी लेके आएंगे, और वो पूरा दिन माँ लेके आएगी, उसके साथ बच्चे लगेंगे, सारे लोग बैठेंगे, 3 धड़ी छिलेंगे, तो 30 रुपया मिलेगा दिन का। तो इस तरह का मतलब छोटा छोटा काम, चाहे आपके चूड़ी बनाने वाला हो, बेहद चाहे कम पैसे में। बिंदियां होती हैं उन पे नग लगाने का काम हो, इस तरह के बिल्कुल। छोटे छोटे, या आप स्कर्ट पहन रहे हो तो उस पर कोई सितारा लगा था, उस तरह का टाकना या धागा काटना, इस तरह के छोटे छोटे काम पूरा दिन करने के बाद मतलब 10-20 रुपया 30 रुपया ज्यादा मुश्किल से कमाते हैं, और फैमिली लगती है उसके साथ, पूरे मतलब बच्चे भी लगते हैं। हाँ। और बहुत बारीक काम होता है। हाँ, उसके बावजूद इतना मिनिमम पैसा उनको मिलता है। बिल्कुल। तो हम कभी सोच सकते हैं कि हम जिस तरह के कपड़े सितारों भरे या कुछ भी हम पहन रहे हैं, हाँ, बिंदी पहन रहे हैं, मतलब तो ये सारा काम जो है वो कौन कर रहा होगा, उसके बैकग्राउंड में जाके, बिल्कुल नेपथ्य में जाके सोचने की हम। आवश्यकता तो है ना। बिल्कुल हम बिल्कुल। सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अगर थोड़े से मिडिल क्लास में आ जाते हैं, तो वो जिस तरह का उनका रहन सहन होता है, उसमें वो कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि इसे कौन कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम महिला दिवस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में हमें उन महिलाओं की ही बात करनी चाहिए, हाँ, जिनके लिए पूरा मतलब सरवाइव करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, आज का दिन बिताना ही। और बाकी तमाम मिडिल क्लास की महिलाओं को तो और चीजें मिल ही रही हैं। वहाँ लड़ाई जो है वो सम्मान की है, डिग्निटी की है, लेकिन वहाँ तो जो है भूख की है ना, और एक सम्मानजनक स्थितियों में रहने की है थोड़ा सा। तो अगर हम इसके अलावा, अगर हम बहुत सारी बातें हो गई हैं इस पर, इसके अलावा अगर मिडिल क्लास की बात करें, वहाँ पर मिडिल क्लास या जो लड़कियाँ जो जॉब वाली हैं, जो डेली मेट्रो में सफ़र करती हैं, उनकी लाइफ कैसी है वहाँ पर? कितनी आज़ादी है उनको? जैसे हम कहते हैं कि एक खूंटी है, वहां से रस्सी बंधी है, तो इतना एक बना है कि इतना जा सकते हो आप, चलो आप पढ़ लो, नौकरी कर लो। तो अब वो खूंटी थोड़ा बड़ी हो गई, मुझे लगता है कि हाँ, वो रस्सी थोड़ा बढ़ गई है, लेकिन वो रस्सी क्या हट गई है, हम कह सकते हैं कि वो लगाम नहीं है अब उतनी नहीं है। मतलब कुछ फैमिलीज हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर मिडिल क्लास में लड़कियां बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही मैं बस इतना ही कहना चाह रही कि ये लड़कियां निकल रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं, कर रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर हमारे समाज में उनको ये निम्न क्लास की बात कभी बताई नहीं जाती है। जब निम्न क्लास की आप सोच लीजिए कि यहाँ से बस से निकल रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, और इधर आपकी बस्तियां हैं, और उस वहाँ की महिला की बात करोगे तो आप उस बस्ती के बारे में नाक पे कपड़ा रख के लोग निकल जाते हैं। तो ये हमको सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं जाता। ये अगर दिल्ली कहेंगे, जैसे आप सोच लीजिए लाल किला, कुतुब मीनार, इन सारी चीज़ों की बात होगी, लेकिन दिल्ली कहेंगे तो ये महिलाओं की बात, इस बस्तियों की बात कभी नहीं आएगी। और जब पढ़ाया ही नहीं जाता है, जब सिखाया नहीं जाता, संस्कार ही नहीं होते हैं, तो फिर कहाँ से उन बच्चों को पता चलेगा कि हमारे देश के लोग हैं ये? उनको तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन से देश के लोग हैं, कहाँ से लोग आए, उनके साथ में पूरा मतलब गैर बराबरी रहती है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दुख लगता है इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक मुझे लेक्चर याद आ रहा है कि वो एक चुटकुला है कि
कि एक अमीर घर की लड़की बच्चों को जो है वो गरीबी पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। हाँ तो उन्होंने लिखा कि उनके पास टूटी फूटी मर्सिडीज होगी, हाँ, मैंने है सुना ना। था ये। तो ये इस तरह के चुटकुले भी कहीं ना कहीं हमें वो उस स्थिति को दिखाते हैं कि हाँ, समाज की मतलब उन्होंने वो तब का देखा ही नहीं है, उनकी कल्पना में भी है कि हाँ कल्पना उनके में पास भी चलो नहीं होता है, सही हमारे पास बात है। मर्सिडीज नई वाली है तो उनके पास पुरानी सेकंड हैंड होगी, हाँ, है ना। आज हमने जो सस्ते वाले होटल में खाना खा लिया, इस तरह की चीजें जो हाँ, बात होती है, ऐसा और उनकी जिंदगी में ये सारी चीज होती ही नहीं है। मैंने जब गर्ल्स के साथ में, लड़कियों के साथ में काम किया है बस्तियों बिल्कुल में, बिल्कुल 5 साल मैंने लड़कियों के साथ ही काम किया, किशोरियों के साथ में, जी तब जी उनको मैं सुनती थी ना, तो मतलब उनकी उनकी यौनिकता को लेके मैंने काफी काम किया, जेंडर इश्यूज पे काफी काम किया। जी तो मैं उन लड़कियों को सोचती थी ना, कई बार जैसे लड़कियां होती हैं, किसी लड़के के साथ दोस्ती होएगी, चलो मान लेते हैं ना, बस्तियों में भी लड़कियां, क्योंकि घर में ये इसका एक बड़ा कारण ये होता है कि उनको घर में स्पेस नहीं मिलता है, और बाहर किसी ने बोल दिया तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, तो फिर उनका जो सोचने का तरीका है या वो देखने का तरीका है, उनको लगता है कि मुझे प्यार करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया, तो बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल तो किसी बॉयज ने उनको जैसे टच कर दिया, तो मेरे को आके पूछती है, दीदी आके एक चीज बताइए, किसी के छूने से बच्चा हो जाता है क्या? तो मतलब ये इतनी गहरी बात है, हम मतलब हमारा ज्ञान का लेवल वहाँ, मतलब हमारा बिल्कुल बिल्कुल बचपन में मुझे लगता है कि हमारा भी बचपन ऐसा ही बीता है। नहीं, अब मैं ऐसी सोचें होती थी हमारी 14-15 भी। साल की, 16 साल की लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल बस्तियों में जब पढ़ ही नहीं रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कुछ, तो ये सारी चीजें, क्योंकि एक पर्दे के पीछे सारी चीजें चल रही, माँ बाप उनको बताएंगे नहीं कि बेटा ये सब चीज ऐसे करना है, तो फिर उनको पता है कैसे चलेगा। तो थोड़ा मेरे से खुल जाती थी, तो मेरे से पूरी खुल के बात आपको बताऊं ना, बस्ती के एक इम्पॉर्टेंट किस्सा बताती हूँ मैं। एक लड़की थी 12-13 साल की, वो मेरे ग्रुप में आ रही थी, लड़कियों के साथ में आ रही थी, तो उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आया। हाँ, और तो सेकंड टाइम उसको टाइम से नहीं आया, तो होता ही है ये अक्सर। तो उसकी मदर ने उसको बहुत डांटा मारा भी, मुंह काला करके आई हो ये करके, और वो लड़की आके मेरी क्लास में बैठ के रो रही, बोल रही कि दीदी मुझे एक चीज बता दो। मैं बोला क्या बेटा? बोला कि मुंह काला क्या होता है? तो मम्मी ने मुझे मारा है और मम्मी ने कहा है कि तुम मुंह काला करके आई है। अब बड़ा दुख लगा मुझे, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। उसकी मम्मी को जाके मैंने समझाया कि मुंह ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपको भी तो ज्ञान होना चाहिए, आप भी तो लड़की जैसा ही, कि ऐसा जरूरी है कि आपको मतलब टाइम से हो जाएगा बिल्कुल, बच्चे। क्योंकि जब शुरुआत होती है तब तो चीजें फ्लक्चुएट होती हैं हाँ आगे बिल्कुल सही पीछे। बात है। तो वो ये मतलब इस लेवल तो आप की देखिए कि उन किशोरियों को ट्रीट करने का तरीका कितना बुरा है हाँ माँ बिल्कुल। बाप की तरह। हाँ हाँ माँ बाप खुद अपने जीवन के उलझनों में उलझे हैं, वो बच्चों को उस तरह से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, गाइड तो दूर की बात, मतलब अच्छे से एक हाँ। अच्छा एक और माहौल भी उनको नहीं दे उनको पा रहे खुद हैं। मदर्स को खुद नहीं पता है ना, दिक्कत तो यहाँ पे आ रही है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ी तो समस्या है। अशिक्षा, जागरूकता ये एक बहुत बड़ा मसला है हाँ इन तमाम बड़े तबकों में। बिल्कुल। कितना फीसद होगी आबादी अगर हम कहें किस चीज की? अपने देश की, अगर आबादी का, कुल आबादी का कितना प्रतिशत ये होगा जो प्रवासी मजदूर है तमाम सारे शहरों में, महानगरों में? दिल्ली में मुझे लग मैंने रहा है ये 30-40% तो होगा ही होगा, ज्यादा ही है। है ना। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि कम से कम 50-55% जो लोग हैं ये इस तरह की कॉलोनीज में, रिसेटलमेंट और स्लम्स में रहते हैं। तो उसमें आप सोच लीजिए कि कितना, मतलब जो एक बहुत ये बड़ी शहरों आबादी की बात है। कर रहे हैं हम, शहर कितना, शहर में तो देश नहीं समाता ना। बिल्कुल गांव बिल्कुल की बात करेंगे तो फिर तो एक बड़ा आंकड़ा निकल के आता है, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल वो बिल्कुल सोच लीजिए कि मैं गांव में भी अभी आ रही हूँ, तो वहां की लड़कियां भी इतनी सीधी भोली, उनको भी कुछ नहीं पता है। अभी एक लड़की 19 साल की हुई है, उसकी शादी तय कर दी उन्होंने, तो उसको कुछ नहीं पता है, एक अक्षर नहीं पता, बस उसको इतना पता है मेरी शादी हो रही है और मुझे अच्छे कपड़े मिलेंगे, मेरे को गहने मिलेंगे, यही बस। इससे अलावा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैरिज का उनको नहीं मालूम है। तो ये चाहे शहर हो गांव हो, हर जगह किशोरियों का ये, क्योंकि एक हमारा जो समाज है ना, लड़कियों के साथ में खुल के बात नहीं करना, उनकी यौनिकता के बारे में बात नहीं करना, उनको जेंडर्स के बारे में नहीं बताना, ये मतलब पूरा एक बंद समाज है हाँ, एक तरह बंद से, सा। जिसके इसको साइड इफेक्ट खुलना बहुत सारे चाहिए ना निकल के आते हैं फिर। पेरेंट्स को। मुझे लगता है कि लड़कियों की चाहे लड़के हों, उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखनी चाहिए, कि जिससे बच्चे खुल के बता सके कि उनको क्या फील हो रहा है, कैसे वो चीजें कर रहे हैं, जिससे वो गलत रास्ते में नहीं जाते हैं। और अगर कुछ भी चीजें हो जाएंगी तो फिर पेरेंट्स से बताएंगे नहीं वो, तो ये दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
तो मुझे लगता है कि एक बड़ा डार्क पक्ष है, एक गंभीर और एक हाँ अंधेरे वाला पक्ष है, जो आज तक अंधेरे में ही रहे हैं लोग, उनके लिए आज सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत हाँ वही है ना? तो। और क्योंकि हम शहर में काम कर रहे हैं तो महिलाओं के साथ में बेसिकली काम कर रही हूँ, तो यही जो महिलाएं हैं जो बहुत पीड़ित और शोषित है, इन्हीं के साथ में काम करने का मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा रहा है। जी। अच्छा, इन बस्तियों में महिला दिवस जब आप लोग मनाते हैं तो क्या आप लोग बातें करते हैं? क्या वो लोग समझती हैं उस बात को कि क्यों इस दिवस को मनाया गया था? क्यों आज जरूरत है हम महिलाओं को बोलने की, अपने अधिकारों को लेने की? हमको कोई खैरात में ये अधिकार नहीं मिले, क्या ये सब आप लोग बताते हैं उन्हें? बिल्कुल, वो ये चीजें बतानी ही पड़ती हैं, तभी मैं आपको महिला दिवस के साथ साथ, क्योंकि महिला दिवस एक दिन में नहीं होता है ना, महिला को सशक्त करने के लिए आपको जीवन लगाना पड़ता है या फिर पूरे साल और सालों देने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया तो महिलाओं को कुछ भी, जैसे मैं 2009 में जब 10 में जब कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे तो दिल्ली शहर के अंदर में बहुत सारे राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड होल्डर थे लोग, उनके राशन कार्ड कैंसिल कर दिए। ये महिला सब अनपढ़ महिलाएं हैं, मतलब अनपढ़ नहीं कहना चाहिए, मुझे निरक्षर महिलाएं, शिक्षित तो बिल्कुल, हैं ही वो सब। बिल्कुल, तो बिल्कुल। निरक्षर महिलाएं थी जो लिखना पढ़ना नहीं जानती हैं, तो उनको मैंने कहा कि दीदी हमारे राशन कार्ड नहीं है। मैंने कहा एक काम करते हैं, इनको क्या आप जानना चाहोगे, ये मत कहिएगा कि चिट्ठी लिख दी है तो मेरा काम हो जाएगा, कम से कम हमें जानने का हक तो है कि हम, मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं आया। तो बोले कि मैं क्या करना होगा, तो उनको फिर राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में मतलब अच्छी तरीके से सूचना का अधिकार समझाने की कोशिश की। कई बार मैंने उनके साथ बैठकें की और उनको समझाने मोबिलाइज किया, समझ गई। और मैंने कम्युनिटी के यूथ को थोड़ा सा ट्रेंड किया और उनको मैंने कहा कि आरटीआई लिखा कैसे जाता है उनको सिखाया, कि जिससे सारी महिलाओं का कम से कम 300-350 लोग, महिलाएं ज़्यादातर थी, पुरुष तो मामूली से 1-2% होंगे, सारी महिलाएं थी। तो इसमें सारी महिलाओं को आरटीआई लिखना सिखाया। तो मतलब आज वो मतलब किसी डिपार्टमेंट में जाती हैं तो अगर उनको लगता है कि बाई चांस कि उनका कोई काम नहीं हो रहा तो अधिकारी से लड़ जाती है, बोलती क्या तेरे खिलाफ आरटीआई लगाऊंगी मैं। अच्छा। तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर मतलब शिक्षा जो एक जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है वहां भी कुछ नहीं मिल रहा है, जिस वैकल्पिक शिक्षा की बात हम कर रहे हैं कि वो एजुकेशन अगर सबको मिल जाए उससे भी लोग सशक्त होते हैं और वो अपना कम से कम, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी महिला अगर चली जाए ना, उसको थाने में जाने में डर लगता है, वो बात नहीं कर सकती। लेकिन जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ वहाँ की महिलाएं, अगर रात को 1 बजे भी कोई कहानी हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई किस्सा घट गया, तो रात को 1 बजे भी थाने में जाके लड़के आती है, पुलिस से अपना काम करा के लेके आती है। तो ये जो एम्पावरमेंट है ये हर एक के अंदर आनी चाहिए, और ये तब आएगी जब हम लोग महिलाओं के साथ बात करेंगे। समझ तो, क्योंकि एक सिर्फ लिखना है और पढ़ना ही तो नहीं आता है ना, और सब कुछ तो हमारी तरह ही है। बिल्कुल, बस मैं उनको बिल्कुल। सिर्फ लिखने में मदद कर सकती हूँ। सबने अंगूठा लगा लगा कर आरटीआई फाइल करी, इवन आरटीआई से लेकर आप सीआईसी तक आप चले गए, प्लस सबसे ऊपर तक। अब एक बांग्ला बोलने वाली महिला आरटीआई लगाए और वो उसको साड़ी पहनना भी ढंग से ना आए, पैर में चप्पल ना हो, और वो सीआईसी तक जाए, मतलब केंद्रीय बहुत सूचना बड़ी आयोग बात तक है। जाए और वहां जाके अपना हक मतलब मांग के मतलब लेके आए, तो ये छोटी बात तो नहीं होती है। वो हमेशा बोलती है, मैं वहां गई थी और बड़े अफसर के पास में, और मेरे को वहां पे ये मिला, मतलब कह रही राशन कार्ड तो मिला ही, अफसरों ने मुझे ढूंढते फिरे और मेरे को 3,000 रुपया, मतलब वो मुआवजा नहीं बोलना जा रही, 3,000 रुपया दिया, मेरे को पैसा मिला। इससे मतलब अपनी लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाई, जिससे वो जो कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर जो बिल्कुल। और खुशी मुझे होती है लगता ना। है पुष्पा जी, इन सब के पीछे आपका जो जिजीविसा है, आपके जो मेहनत है ना, वो है कि आपने इन तमाम महिलाओं को एटलीस्ट मतलब जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो आपने हर महिला को बना दिया है कि वो अपना छोटा सा अधिकार मांगने के लिए भी लेकिन आरटीआई की धमकी दे सकती है हाँ 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 हाँ, वो ना? करती हैं दिल्ली में तो मैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा सा मतलब छोटा सा पार्ट है करने का, क्योंकि हमारे देश में क्या विश्व में सारी महिलाएं आज भी इसी तरह से पीड़ित और शोषित हैं, जिनके लिए काम करने, लेकिन लोग आगे आ नहीं रहे करने के लिए। आज के समय में अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता की बात भी करें तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो जिस तरीके से मतलब कुछ सीमाओं में बंधे हुए हैं, हमें ये करना है, हमें इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। तो वो पूरी तरह से, जैसे मैं काम करती हूँ, मैं तो ह्यूमन राइट्स की बात करती हूँ, महिलाओं के अधिकारों की बात करती हूँ। तो अधिकार शब्द जब समझ में, मैं बताऊँ मेरे साथ एक काम करने वाली महिला है, तो उनका नाम नहीं ले रही हूँ, उनको क्या हुआ, रोज आती है मेरे साथ काम करने के लिए। उनके हस्बैंड को लगा कि जाती कहाँ, क्यों जाती है रोज, पुष्पा ने इसको पागल कर दिया है, वो उनको बोर आ रही है। तो वो आगे आगे वो पीछे पीछे छुरी लेके, चाकू लेके उसका हस्बैंड। तो बोली कि मुझे घर में आना ही नहीं है। जब मेरे को बोली दीदी क्या मैं सेंटर में रात को रह लूं,
मतलब मेरे को, अगर मेरा हस्बैंड मेरे को घर में नहीं आने, मैं सेंटर में रह सकती हूँ, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती, मैं करूँगी ज़रूर। तो ये यहाँ तक मतलब अपना निर्णय लेना, उनके ताकत उनके अंदर आ रही है, दिखता है कहीं ना कहीं वो उस तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल। हाँ। तो पुष्पा जी, अभी कहाँ कहाँ है आपका काम? कितनी बड़ी आबादी के बीच में आप काम करती हैं दिल्ली में? दिल्ली में फोकस लिए एक कम्युनिटी है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। और उसके अतिरिक्त, क्योंकि हम दिल्ली शहर ना बहुत बड़ा है, जहाँ आपकी क्षमताओं से मतलब बाहर चीज़ें होती कि आप हर जगह मौजूद नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कहीं पे एक मॉडल से स्थापित करते हैं, जिस तरह से यहाँ की महिलाओं ने ये अच्छा काम किया तो इसको लेकर दूसरी कम्युनिटी में शेयरिंग के, बेसिकली वहाँ इस तरीके से हम अलग अलग कम्युनिटी में जाकर उनको शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके तहत में काफ़ी सारी बस्तियाँ आ जाती हैं। और जो क्योंकि कुछ सोशल सर्कल भी होता है जिसमें लोगों को ये बताया जाता है कि जिस तरह से काम किया जा सकता है। बेसिकली महिलाओं के साथ काम करने का तो मेरा बहुत अनुभव रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारे इशूज पे काम करते हैं महिलाओं के अतिरिक्त, क्योंकि आप जिस तबके के बीच काम करते हैं, उनके महिला वाला जो विमर्श है हम्म। वो उनके वहाँ है ही नहीं, नगण्य है। हाँ हाँ, वो तो उनके है। वहाँ तो महिला, मतलब उनके वहाँ तो महिला इश्यूज कुछ नहीं, उनके वहाँ हाँ तो रोज जिजीविसा है, रोज संघर्ष है उसका कि हाँ राशन बनना है, किसी ने उनके घर जमीन छीन ली, या उनका जो अधिग्रहण जो हो गया, भू अधिग्रहण है, इस तरह की तमाम मसले मुझे लग रहा है कि हाँ, होते होंगे, बहुत ज्यादा है। है ना? क्योंकि जब वो स्लम में रहते थे पहले, है ना, अब स्लम से उनको हटाया जाता है वहां से। बेसिकली रीजन ये होता है कि शहर को ब्यूटिफिकेशन करना है, मतलब सौंदर्यीकरण करना है शहर का, या मेट्रो निकालनी है, मतलब शहर को पूरा अमीरों के लायक तैयार किया जा रहा है। आप सोचिए ना, दिल्ली को फ्लाईओवर सिटी कहा जा रहा है अब, है ना। अब फ्लाईओवर में वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताइए, जिसके पास साइकिल भी नहीं है, वो रिक्शा लेके उसको चढ़ने नहीं दिया जाता, उसको वो हाईवे क्रॉस करने ही नहीं दिया जाएगा, बेटा तुझे रिक्शा चलाना तो यहाँ से इधर चलाएगा, इधर नहीं चलाएगा। तो मतलब गरीब के लिए तो कोई शहर बना ही नहीं है, कोई अच्छा, जगह फ्लाईओवर के ऊपर रिक्शा नहीं, नहीं चल सकता? नहीं जाता। उसके ऊपर आपकी मतलब आम, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अगर मैं बस में ट्रेवल कर रही हूँ तो फ्लाईओवर के ऊपर बसें भी बहुत कम जाती हैं। आपको नीचे जाना, वो तो फ्लाईओवर सिर्फ कार और गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। तो शहर को भी बिल्कुल उसी की तरह से डेवलप किया जा रहा है जिसमें अमीर आदमी रह सके। और आज नहीं तो आज निम्न क्लास की बात हो रही है, अगर इनको कल निकाल दिया गया शहर से तो फिर मिडिल क्लास की बारी है। कि लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सबको आगे आना चाहिए, सबको इस विषय पे बात करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली शहर इतना फास्ट है, इतना भाग दौड़ है, कोई किसी को अपनी रोटी कमाने में या अपने मतलब अपनी चीजों को बनाने के लिए लगातार उसी में लोग फंसे पड़े हैं, और जी। किसी को कुछ लेना देना तो नहीं है पुष्पा किसी जी, से। आपने दिल्ली में इतना अरसा काम किया, अब आपका मन बन रहा है कि आप पहाड़ की तरफ भी कुछ काम करें, अपने जो आपके अंदर का जो पहाड़ीपन है, जब आप ठेठ पहाड़ी में ठेठ पहाड़ी शब्दों को बोलती हैं तो लगता है कि वो पहाड़ीपन जाग रहा है थोड़ा। तो अभी आप गांव से अपने लौटी हैं करीबन हाँ 1 हफ्ता बिताकर, अल्मोड़ा के पास में, काकड़ी घाट के पास आपका हाँ गांव है। हाँ। क्या काम आप शुरू करने की योजना वहां पर बना रही हैं, और वहां के महिलाओं के क्या इश्यू आपको लगते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे शहर में देखती हूँ उस हिसाब से उत्तराखंड की महिलाएं तो बहुत सशक्त हैं। पहली बात तो बहुत ताकतवर हैं, वो सारा काम करती हैं। और हाँ, ये इशू हो सकते हैं कि उनके जो यौनिकता के इश्यूज हैं, जेंडर इश्यूज हैं, ये इशू हो सकते हैं, लेकिन उस तरीके से अगर देखो तो बहुत सशक्त हैं। सारा काम आदमी उत्तराखंड में कौन क्या काम करते हैं, सिर्फ मतलब या कमाने जाएंगे या फिर खेत में ज़्यादा हल चला देंगे, और सारा काम तो औरतें ही करती हैं। खेती का पूरा काम उनको करना है, घर का काम उनको करना है, गाय बच्चियाँ उनको देखनी है ना, और बच्चे उनको देखने हैं, सारे काम उन्हीं के हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि, और हाँ, ये जो पढ़ने लिखने के जो हम साक्षरता की बात करें, वो शहर और गांव में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, बिल्कुल सेम ही है। तो मुझे लगा था कि जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी ये चल रहा है कि जिस तरह की पंचायती राज चलता है, जिसमें काम होता है, उसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें बहुत आसानी से लोगों का काम होता नहीं है, या होता भी है तो उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार है। तो उन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला भी कोई नहीं, कोई बोल सब पता है। मैं बात कर रही हूँ गांव में तो कह रहे अरे आज पहली बार थोड़ी हरा है, मतलब पहली बार थोड़ी हो रहा है ये, मतलब लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, हाँ, और उनको लगता ना है कि ऐसा ही चलता रहेगा। मैं अभी परसों शाही देवी मंदिर गई, वहां से आ रही थी, रास्ते में एक व्यक्ति मिल गए मुझे, तो वो कहते हैं पूरा कुछ नहीं हो सकता, होगा ही नहीं कुछ भी। कह रहे मैंने बहुत करके देख लिया। मैं बोली आप इतना नेगेटिव क्यों हैं, आप पॉजिटिव रहिए ना, आपने कितना किया। मतलब आप बार बार मेरे को कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ मत करो, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। मैंने कहा मेरा जीवन सिर्फ काम करने के लिए, रिजल्ट आए ना आए उसकी मुझे परवाह नहीं है।
रिजल्ट की बात क्यों कर रहे हो आप? मैंने उनको ये भी बोला, कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप फल की इच्छा क्यों कर रहे हैं? आप करते रहिए ना जो कर रहे हैं। नहीं जी, वो बहुत देर तक मेरे से बहस करते रहे। मैंने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नेगेटिव विचार सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं कुछ काम करने के लिए आई हूँ, तो मेरे को काम करना है। तो मैं गाँव में गई, मुझे लगा कि जब इस तरीके से काम नहीं हो रहा था, मुझे लगता कि महिलाओं का जो पक्ष है जिसमें मैंने ज़्यादातर काम किया, तो मैंने महिलाओं से बात करी। मैंने कहा कि अगर हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे एसएचजी ग्रुप वगैरह हैं उत्तराखंड में, अगर ये इनको ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रधान की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती। उनकी स्टैंप से ही, मतलब एक प्रस्ताव लिख के उनके स्टैंप लग जाए तो उसमें वर्क वो कर सकती है, उसका देख रेख भी कर सकती है। उनके बहुत सारी पावर्स है। और धीरे धीरे में ये ग्रुप हो जाएगा तो फिर मैं अभी वहाँ 3-4 ग्रुप्स की बात करके आई हूँ, ब्लॉक में भी बात की है, उनको वो हो जाएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे ये मॉडल सा क्रिएट होगा तो मैं आसपास के गाँव में भी हम जाके या पंचायतों में जाके भी इस बारे में बात कर सकते हैं, उन ग्रुप को आगे बढ़ा। और जब ग्रुप हो जाएंगे ना तो उनको मुझे लगता है मोबिलाइज करना उनको, उनके बारे में, क्योंकि उनको अपने ही इश्यूज नहीं पता होता है, अपने शरीर के बारे में पता नहीं होता महिलाओं को, खासतौर से मैंने तो ये भी देखा है। तो मैं उनके बारे में बात करना और उनको समझाना किस तरीके से। पहली बार जब मैं गांव में गई तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने बोला कि दीदी हमारा तो मनरेगा का पैसा खा लिया इन लोगों ने। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं प्रधान के। सब चल पड़े। चलने के बाद में वापस आए, मैंने कहा एक काम करते हैं, हम एक कंप्लेन लिखते हैं। मैंने एक कंप्लेन लिखा, मैंने कहा इसको कागज पे लिखिए, आप सब लोग साइन कर दीजिए। साइन कर दिया। करने के बाद में जैसे वो कंप्लेन, कोई डीएम के पास नहीं गया। मैंने कहा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैंने व्हाट्सअप करा, उन्होंने, मैंने डीएम को ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने के बाद में डीएम ने उस पर एक्शन ले लिया। एक्शन लिया तो गांव में अधिकारी पहुंच गए, और अधिकारी पहुंचते कि अधिकारी प्रधान सब एक साथ, इनका पूरा लिंक है आपस में। उनने बता दिया कि आपके गांव से ऐसे कंप्लेन आई है। प्रधान ने जाके पहले औरतों को बहुत डराया, वहाँ पे उनको बोला कि देखिए अगर तुमने ये इसमें हाँ कर दी तो मैं आपकी बहू जो आंगनबाड़ी में काम करती है उसकी नौकरी खत्म कर देंगे, या किसी और को कुछ और बोल, इस तरीके से सबको डरा दिया। सारी जैसे ही अधिकारी गांव पहुंचे, उनसे वो बोलते हैं जी हमने तो कोई कंप्लेन नहीं किया, पुष्पा को हम नहीं जानते। सारी औरतें ऐसे मुकर गई। तो मैंने बोला यार इस तरीके से तो काम होगा नहीं उत्तराखंड में भी। मैंने कहा कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि औरतें आपके करीब आएँ और समझे कि हाँ कुछ हो सकता है। फिर हमने वहाँ पे उद्यान विभाग के साथ में उनकी मीटिंग कराई और कुछ गार्डनिंग के काम करने शुरू करे, तो उससे उनको थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ। तो वो हाँ अब क्या है कि ना लगा कि कुछ आजीविका का मतलब साधन भी साधन भी हो गया, और उनको लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, अगर ये कह रही है तो कुछ हो सकता है। तो अभी गांव की औरतें तो मतलब मेरे साथ में पूरी खड़ी हो गई हैं कि जो कहेंगे हम अब नहीं डरेंगे दीदी, कोई भी आ गया ना तो हम पहले आपको कॉल करेंगे और फिर बात करेंगे उससे। तो यहाँ तक इस लेवल पे आ गई हैं। तो अभी एसएचजी ग्रुप डेवलप कर रहे हैं, तो उनको आगे और बढ़ाएंगे धीरे धीरे। और कई ग्रुप्स कई गाँव में जाके मैं बोल के आई हूँ, सारी चीज़ों को करके आई हूँ अभी। इसके अतिरिक्त तो उत्तराखंड में तो यार बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वहाँ पे भ्रष्टाचार का लेवल तो बहुत ज़्यादा है। कोई भी काम होने को राजी नहीं है। कई कामों को प्रधान मना कर देता है कि नहीं करना है मुझे। तो फिर प्रधान किसने बनाया? हमने ही तो बनाया ना। तो मैं बोली आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि प्रधान किसने बनाया, जनता ने बनाया है। तो जनता को अगर कोई काम चाहिए, प्रधान अगर मना करता तो हम करवा भी सकते हैं, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो सब लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया और कंप्लेन ली। अभी डीएम के पास 3-4 कंप्लेन डाल के आए, सब लोगों के कम से 250-300 लोगों के सिग्नेचर्स हैं। अच्छा हाँ, तो ऐसे ये मतलब धीरे धीरे आप मतलब जब तक लोगों के साथ आपका विश्वास नहीं जुड़ेगा, वो रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तब तक लोग आपके साथ आते भी नहीं है। तो ये काम करने के साथ साथ इंसान सीखता भी है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं पहाड़ की, उनको अगर हम थोड़ा सा आजीविका के साधन दे दें, हाँ, है ना, और उनका शराब एक मसला है पहाड़ में, शराब से त्रस्त है महिलाएं, हाँ, वो उसको खत्म कर दें, इस तरह के जो इश्यूज हैं वो अगर ठीक करते हैं तो थोड़ा देखो शराब का जो जहाँ तक मसला है कि शराब इतनी जल्दी, क्योंकि सब त्रस्त है, सारी महिलाएं त्रस्त हैं इससे कि भाई कि बंद होनी चाहिए, पर आवाज कहाँ से उठेगी? आवाज जहाँ उठेगी वहीं, जिस औरत ने आवाज उठा दी उस दिन उसी रात को उसका पति बोल देगा कल से नहीं जाएगी तू। तो इसलिए हमको पहले ग्रुप्स डेवलप करने हैं, औरतें हो जाएंगी उसके बाद इन इश्यूज पे बात करेंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है और पूरे तरीके से महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसको खत्म करने के लिए महिलाओं का आगे आना, महिलाओं का एकजुट होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने लोगों से इस तरह से बात नहीं करी कि हम ये करेंगे, लेकिन हम लोगों को पहले जोड़े। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। पहले जुड़े, भरोसे में आए भरोसे में और तभी चीजें सीखें, खुद इतना सशक्त हो जाएं हाँ
कि लीड भी कर सकें इन चीजों बिल्कुल, को। हाँ। तो पुष्पा जी, हम लोग महिला दिवस पर बात करने या महिलाओं के विमर्श पर बात करने निकले थे, और हमारा विमर्श जो है वो राशन पानी से लेकर कहाँ झुग्गी झोपड़ियों से लेकर पहाड़ की महिलाओं के हाँ। स्वयं सहायता समूह तक आकर अटक गया है। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला विमर्श पर बात करने के बजाय आज मतलब महिला विमर्श एक खास तबके का विमर्श हो सकता है, लेकिन एक व्यापक तबके को आज रोजी रोटी के साधन पहले चाहिए, सुरक्षा पहले चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको आजीविका चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक महिलाओं के आज बेसिक इश्यू हैं। उसके बाद अगर ये हल हो जाते हैं तो साथ साथ में फिर हम महिला विमर्शों की बात भी कर सकते हैं कि बराबरी की जो बात है या तमाम जो एजुकेशन की जो बात है, जेंडर जो बाइसनेस है उसको खत्म करने की बात है। तो मुझे लगता है कि सीधे अगर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें उनको करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बरसों से जो पितृसत्ता उनके अंदर बैठी पड़ी है कि महिला हूँ, झाड़ू मुझे लगाना है, बर्तन मुझे धोने हैं, पति गाली कर रहा है तो मुझे सुन सकती हूँ, मुझे नहीं गाली करनी है, लेकिन वो कर सकता है। हाँ। तो ये जो हमारे जीन में जो बैठी हुई हैं चीजें, इसको इतनी आसानी से खत्म करना मुश्किल है। इसको शिक्षा के जरिए हम खत्म कर सकते हैं, है ना। शिक्षा तो अब जो महिलाएं हैं वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन शिक्षा का मतलब होता है शिक्षित होना। तो वो ज्ञान बांटने, मतलब उनको मोबिलाइज करना, उनको बताना कि ये चीज इस तरीके से, क्योंकि कई बार हम ये बात भी करते हैं ना कि अगर हम सीता की बात करें, अग्नि परीक्षा से गुजरी, और द्रौपदी की बात करें कि अपने परिजनों के बीच में उसकी मतलब आप आबरू पे आँच आई, और इन सारी चीज़ों की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा कि आपने कभी सुना कि किसी महिला ने हमारा इतिहास लिखा, पुराण लिखा, ग्रंथ लिखा? किसी ने नहीं लिखा, पुरुषों ने ही लिखा है, क्योंकि हमारे को शिक्षा हमेशा दूर रखी गई है हमसे। तो अगर शायद उस समय महिलाएं होती लिखने वाली तो शायद कुछ इतिहास कुछ अलग तरीके से होता, इस तरीके से नहीं सामने आता। उसमें महिलाएं, इतिहास में महिलाएं भी होती। हाँ, होती। अभी क्या है कि उन्होंने जिस तरीके से चीजें हुई उनको आदर्श बना के हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम किया है पुरुषों ने कि सीता ने ऐसा किया तो आप भी ऐसे, आप भी तो राम जैसे बन जाइए ना, फिर आपको भी तो राम जैसा कैरेक्टर निभाना पड़ेगा ना। आप तो कुछ भी करते हैं, महिलाओं के लिए सीता का कैरेक्टर होना चाहिए, ये तो गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मुझे लग रहा है काफी बातें हो चुकी हैं महिला मुद्दों पर, और फिर आप पहाड़ में काम कर रही हैं तो लगातार हम लोग बात करते रहेंगे कि क्या क्या आपका काम आगे बढ़ रहा है, महिलाएं क्या क्या कर रही हैं। तो पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में आपने दिल्ली की बातें, उस तमाम सारे निम्न वर्ग की बातें आपने साझा की जो इस समाज की रीढ़ है, समाज के हाशिए पर है। बिल्कुल, उसके क्या इश्यू है वो आपने आज सामने रखे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका जी। तो दोस्तों, आपने चर्चा सुनी। महिला दिवस पर हमने चर्चा शुरू की थी आधी आबादी की आवाज कार्यक्रम के तहत, लेकिन चर्चाएं कहाँ पर आके ठहर गई कि क्या मुद्दे हैं आज असल महिलाओं के। कि एक बड़े तबके की महिलाएं जो आज रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो हिंसा का सामना कर रही हैं लगातार, और हमारे तमाम सारे जो कानून हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। न तो उन कानून की उन तक जानकारी होती है, न वो कानून तक उनकी पहुंच होती है, और ना ही वो लड़ सकने की उनकी उस तरह की क्षमताएं होती हैं, और ना ही सरकार के पास इतने सारे शेल्टर्स होम हैं कि अगर घर से महिला लड़के आ जाए या हिंसा झेल रही हो तो उसको एक रात को पनाह मिल सके। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पर आज बात हुई। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो दोस्तों तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है। तो आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।